हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का दो टॉपिक करेंगे। वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम एंड टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दिस इज नथिंग बट हमने यहाँ पे देखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, एक कोई भी ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हैविंग सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया है, surface area is nothing but क्या हो जाएगा, that is capital A. Now I will consider small element of the surface area. ये मेरा एक छोटा सा एलिमेंट है, this is small element. Small element उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया मैंने ले लिया है, that is DA, ठीक है। तो एक छोटू सा एलिमेंट, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक छोटा सा एरिया है। इस छोटे से एरिया का परपेंडिकुलर क्या होगा, यही सरफेस का नॉर्मल। तो यहाँ से अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये मेरा आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर, दिस इज नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस ये लाइन होगी, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया, दैट इज थीटा, और सरफेस एरिया है DA। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट फाई इज इक्वल टू, ठीक है, E डॉट डी ए, E.DA, ठीक है, इंटू एन कैप। एन कैप क्यों, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट DA डॉट एन वेक्टर एन कैप क्या डिनोट कर रहा है कि परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ विच एलिमेंट, DA एलिमेंट, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डॉट है तो क्या आएगा, नथिंग बट यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाई इज नथिंग बट E डॉट DA कॉस थीटा। ये तो एक छोटे से एलिमेंट की बात हो रही है, बट अगर मुझे पूरे सरफेस का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड DA वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर दो, और टोटल फ्लक्स पे क्या हो जाएगा, सो टोटल कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज नथिंग बट फाई इज इक्वल टू, ये छोटू सा फ्लक्स का भी यहाँ पे क्या आएगा, डी फाई आएगा, ठीक है। छोटे से एलिमेंट का छोटा सा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है। तो फाइनली हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर या फिर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, इन वेक्टर फॉर्म फाई इज इक्वल टू, क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों राइट ही है, ठीक है। ये स्केलर फॉर्म है हमारा, और ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। अब फ्लक्स होता क्या है, तो फ्लक्स को अगर मेरे को सेंटेंस में लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू दैट सरफेस। so electric flux is nothing but total number of line, total number of electric field lines passing through that surface, like electric line of force passing through that surface, passing through surface। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी सरफेस, अगर मैं ये सरफेस की बात करूँ तो ये सरफेस में से जितनी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू दैट सरफेस। टोटल नंबर बोल ही रहा है ना कि जितनी भी एन नंबर है, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग टू दैट सरफेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका यूनिट आपको अगर जानना है, यूनिट, तो यूनिट जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 देखना पड़ेगा, सी पार्ट 1। आई कैन रिकमेंड यू सी पार्ट 1, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला जानना है तो ये सब के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब देखने के लिए। चलो।
तो यहाँ ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होता है। डिनोट किससे कहते हैं वो सब मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है वीडियो नंबर 1 में, तो आप एक बार जाके रेफर कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आता है गॉस लॉ। सो गॉस लॉ इज नथिंग बट ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसके बीच में रिलेशन देगा, क्लोज सरफेस के बीच में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस है तो सेंटर भी क्या होगा, सी होगा, ऐसा एज्यूम करते हैं। अब सेंटर सी है तो सेंटर से क्लोज सरफेस का डिस्टेंस कितना है, ये मैं ले ले रहा हूँ आर। ठीक है, दिस इज माई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ठीक है, या चार्ज को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो हमने क्या करके रखा है, सेंटर में चार्ज क्यू को लेकर रखा है। ठीक है, तो हमने अगर सपोज सेंटर में चार्ज क्यू का रखा है, सेंटर सी है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, समझो। यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगी दैट विल बी आउटवर्ड। यहीं पर ड्रॉ कर लो, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कोई भी एंड पर, ये मेरा ई वेक्टर होगा। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर फॉर्म करेगा ड्यू टू दिस वेक्टर, ये सरफेस के वजह से, वो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि वो भी ऐसा ही होगा, ये मेरा हो जाएगा डी ए वेक्टर, एक छोटे से एलिमेंट का। ठीक है, सरफेस एरिया ये होगा, क्योंकि कोई भी सरफेस का नॉर्मल वही सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया हमारा सी इज द सेंटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिफाइन करेंगे कि जो हमारा गॉस लॉ है वो क्या कहता है। तो गॉस लॉ की बात करें तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा दैट इज फाई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई इज इक्वल टू हमने देखा, क्या देखा हमने, फाई इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ऐसे ही तो हमने देखा कि कुछ और देखा, आई थिंक यही हमने देखा हुआ है। वो हमने यही देखा हुआ है, बट ये किसकी बात हो रही है, गॉस सरफेस हमने पहले देखा है कि ये क्या देता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड क्लोज सरफेस। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि ये जो हमारा ये जो फ्लक्स है दैट इज फॉर क्लोज सरफेस, दैट इज एस, क्लोज सरफेस के लिए बात हो रही है। ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, इट इंडिकेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द क्लोज सरफेस। नाउ अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी वेक्टर बोथ है पैरेलल टू ईच अदर, सो थीटा इज नथिंग बट 0 डिग्री। तो दैट विल बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, cos थीटा इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू ई इज कांस्टेंट, तो ई बाहर आ जाएगा और ये वेक्टर फॉर्म निकल गया, दैट विल बी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वेक्टर। अब डी ए वेक्टर मतलब क्या है, ये तो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज नथिंग बट 4 पाई, मैंने आर क्या लिया है, स्मॉल आर, ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो मेरा फाई हो जाएगा, दैट इज विल बी फाई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसी में अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला रख दो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, यहाँ पे मैं ऐसा फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ऐसा हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ है, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस कितना है, दैट विल बी आर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर। और अगर इसका यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा ही होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यहाँ पे आर कैप लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, चलो बताओ, कहाँ गया मेरा कर, तो ये रहा इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में हो जाएगा दैट विल बी
E is equal to 1/4 pi epsilon 0 multiply by q upon r square. This is equation number 2. Substitute equation 1 in 2. ठीक है, 1 और 2 को साथ में रख दें, कंबाइन कर दें e की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, put 2 in 1, so that will be phi is equal to e के जगह पे क्या आ जाएगा, 1/4 pi epsilon 0 multiply by q upon r square multiply by 4 pi r square. आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. अब हम क्या करेंगे, कट हो जाएगा बहुत कुछ, तो यहाँ पे देखो क्या क्या, क्या कट हो रहा है. यहाँ पे 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, तो फाई इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. तो फाई का एक दूसरा फॉर्म मिल गया, और ये जो क्यू है दैट इज नथिंग बट, ये हमारा क्यू क्या होगा, एनक्लोज्ड चार्ज होगा, एनक्लोज्ड चार्ज. और यहाँ पे ये जो फाई है ना, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. उस वो किससे किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस के ऊपर, कि हमने जो सरफेस कंसिडर किया वो कुछ भी हो, और जो भी फ्लक्स वो सरफेस के अंदर रहेगा, उसके वजह से जो भी फ्लक्स लाइन इंड्यूस होगी उसके वजह से ही फ्लक्स आएगा. मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस. इट डिपेंड्स ऑन ओनली चार्ज एनक्लोज. डिपेंड किस पे होता है, डिपेंड ओनली ऑन चार्ज एनक्लोज्ड. ठीक है, आई थिंक क्लियर. ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, और ये था हमारा फ्लक्स, एंड दैट इज नथिंग बट गॉस लॉ. यहाँ तक कोई डाउट, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा. नाउ वी विल गो फर्दर. अब आगे हम देखेंगे कि उसका प्रूफ क्या है. तो प्रूफ में हमें वही का जो हमने अभी तक किया है ना, सेम मेथड, कि हमने यहाँ पे जो भी डिराइव किया था ना, और ये सब मैंने देखो यहाँ पे सब कुछ करवा ही दिया है, तो प्रूफ में भी वही, अगर सेम चीज रिपीट करना है तो कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको गॉस लॉ के साथ इसका प्रूफ भी करवा ही दिया है. ठीक है, ये पूरा प्रूफ ही है. अब गॉस लॉ है क्या, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं. तो गॉस लॉ इज नथिंग बट, गॉस लॉ, इसको काट दो, यहाँ पे गॉस लॉ समझ लेते हैं. तो गॉस लॉ इज नथिंग बट, हमने जो पूरा डिराइव किया ना, हमको फाइव की दो इक्वेशन मिली, एक तो ये है ही और दूसरा ये मिल गया. दैट विल बी नथिंग बट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके अंदर, एनक्लोज सरफेस के लिए. तो यहाँ पे मैं लिख दो क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल चार्ज, कैसा, बट एनक्लोज्ड सरफेस में, अपॉन एप्सिलॉन 0. अभी ये कैसा था, ये जो हमारा आया गॉस लॉ इन मीडिया, इन एयर. अगर इन मीडियम की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा, इन मीडियम की बात करें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इंटू एनक्लोज्ड चार्ज. ठीक है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन हो जाएगा. और यहाँ पे हमने पार्ट 1 2 में देखा हुआ है कि एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं या फिर के भी लिख सकते हैं, तो बस ये वैल्यू का आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेयर मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. मीडियम का हो गया. और इसका स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट समझना है तो गॉस लॉ कहता है क्या है, गॉस लॉ इज सेइंग दैट स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ इज नथिंग बट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसी को हमको वर्ड्स में लिखना है. दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बट यहाँ पे हमने पहले में क्या लिया है, फ्री स्पेस की बात कर रहे थे, इन फ्री स्पेस. जो हमने फॉर्मूला में लिखा है वही हमें उसको वर्डिंग में रखना है, इज इक्वल टू
वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज, the total charge enclosed in the surface, enclosed by the surface or in the surface, by the surface, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो लिखा है, मतलब जो फॉर्मूला में लिखा है कि देखो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दैट इज नथिंग बट फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एंक्लोज बाय दैट सरफेस दैट इज नथिंग बट गॉस लॉ, ये हमारा आ गया गॉस लॉ का स्टेटमेंट। नाउ वी विल स्विच टू एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1 हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, नियरली इन्फिनिट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये हमारा क्या है, प्लस क्यू चार्ज सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे किस पे, वायर पे। अब ये क्या है, हमारा वायर है, वायर मतलब क्या, 1D है, 1D है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ये पॉइंट रिमेम्बर रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1D है इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे हमने ऐसा अज्यूम किया है कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज हमारा क्यू है, टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे और लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा, लेंथ इज नथिंग बट कैपिटल एल, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्या होगा, सिंपली क्यू बाई एल, और या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं छोटे एलिमेंट, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द वायर, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, इक्वल है ये हमारा आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये पॉइंट पहले ही समझाना इंपॉर्टेंट था। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इमेजिन करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सरफेस को, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक सरफेस को इमेजिन किया है। अब आप कोई भी थ्री सरफेस को कंसिडर कर सकते हो, आइदर आप सर्कल ले सकते हो जिसमें सिमेट्री हो, दूसरा क्या ले सकते हो, दूसरा आप सर्कल ले सकते हो, सर्कल ले लिया, या फिर आप सिलेंडर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, या फिर सरफेस ले सकते हो, प्लेन शीट ले सकते हो, प्लेन शीट तो आई डोंट थिंक अप्रोप्रिएट होगा, हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं सिलिंड्रिकल शेप, हमने ये सिलिंड्रिकल शेप का हमने कंसिडर किया है गॉसियन सरफेस, ये रहा मेरा सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस, बिकॉज ये भी सिमेट्री वाइज सेम होता है, ठीक है। इसको ऐसा कंसिडर करेंगे कि ऊपर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही नीचे होगा, ठीक है। तो चलो सब कुछ लिख देते हैं, ये अगर सपोज डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, स्मॉल आर ही होगा, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, दैट विल बी एल, दिस इज नथिंग बट एल। आई थिंक नाउ क्लियर। अब हम यहाँ पे समझते हैं, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हाँ प्लस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे दो सरफेस है, अगर आप देखने जाए चाहें तो यहाँ पे दो सरफेस दिया हुआ है, एक कर्व्ड सरफेस है और एक एंड सरफेस है, ये दोनों जो है ये एंड सरफेस होगा, दिस इसमें एंड सरफेस, और ये वाला जो पार्ट होगा वो मेरा कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड सरफेस के बारे में, केस वन में मैंने कंसिडर किया है एंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है। केस वन एंड सरफेस की बात हो रही है। अब एंड सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है या गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट एज पर गॉस लॉ, एज पर
Gauss law. Closed surface integration of E vector dot dA vector is equal to total charge enclosed upon epsilon 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे भी ये एंड पे भी कैसा होगा, ऐसे सीधा ही जाएगा। ठीक है, ई वेक्टर यही रहने वाला है यहाँ पे भी, ये पॉइंट पे भी, बट इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये वाले सरफेस का, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, जो ये सरफेस का नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा, ये हमारा नॉर्मल है। और एंड सरफेस, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा तो थीटा क्या होगा, दैट विल बी 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, cos 90 हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, मतलब जीरो होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड, ऐसा लिख सकते हैं। तो cos 90 जीरो हो गया, तो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या फिर फ्लक्स होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई विल बी जीरो और फ्लक्स विल बी, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ई जीरो तो फ्लक्स जीरो, बिकॉज ये सब क्या है एक साथ सब कुछ कंटिन्यूएशन में। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना पास होगी उतना ही फ्लक्स पास होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। दैट्स वाई अगर ई जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब केस टू देखते हैं। हमारा केस टू क्या है यहाँ पे, हमारा केस टू है यहाँ पे, दैट इज क्लोज्ड सरफेस, सॉरी क्लोज सरफेस नहीं, कर्व्ड सरफेस। तो चलो पेन का कलर चेंज कर लो जिससे समझने में आसानी रहे। तो ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस, आ गया कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस की बात करें तो कर्व्ड सरफेस में क्या है, ये वेक्टर ये है और ये मेरा छोटू सा एलिमेंट है, तो यहाँ का जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा ऐसा होगा, दैट विल बी एन कैप। तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ कि फ्लक्स क्लोज सरफेस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज नथिंग बट, क्लोज सरफेस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज 0 डिग्री, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट विल बी फाई, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, ई डी ए। ठीक है, अब ई डी ए तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ई डी ए हो गया, तो ई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे फाई रखो ना तो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा समझने में। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट ई कॉमन और ये डी आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी फाई रख दो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो नाउ अब ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये डी ए कौन सा सरफेस है, डी ए हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस है, डी ए हमारा सिलिंड्रिकल सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया क्या होगा, दैट इज नथिंग बट ये हमारा डी ए हो जाएगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ एल। तो ये वैल्यू के यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और हमने ऐसा भी पढ़ा हुआ है कि फाई इज नथिंग बट सेकेंड साइड, दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, फाई इज नथिंग बट क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, और हमने ये देखा हुआ है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। और हमने ये तो देखा ही हुआ है कि हमारा जो सर्फ लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज नथिंग बट
क्या है, लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो मैं क्यू को ऐसा लिख सकता हूँ, क्यू इज नथिंग बट लैम्बडा इंटू एल, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों क्या है, फ्लक्स का ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है, कुछ और मत समझना, ये भी डॉट मतलब मल्टीप्लाई है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, दोनों को कंपेयर कर दे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल मल्टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा देख लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल होगा, एल एंड एल विल बी कैंसिल आउट, और ई हो जाएगा हमारा, दैट इज क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा अपॉन आर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला। क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इन फॉर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। अब आगे क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा फॉर्म था, स्केलर फॉर्म में आया ये फॉर्मूला। तो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ इनफिनिट लॉन्ग वायर। अब इसी को मुझे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे, ई इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ई वेक्टर। अब ई कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, ई ऑफ ई वेक्टर, बट कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है, आर डिस्टेंस की बात हो रही है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा अपॉन आर इंटू आर कैप। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द इन्फिनिट लॉन्ग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस r from the uniformly, यूनिफॉर्मली होगा ना, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर हैविंग infinite length, हैविंग infinite length। ठीक है, आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है ई वर्सेस आर का, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। आई थिंक क्लियर। ई हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज, इफ ई इंक्रीजेस, ई कब इंक्रीज होगा, जब आर डिक्रीज होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, ई अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बट कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, समझने जैसा था, याद रखने का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर 2। सो एप्लीकेशन नंबर 2 में, एप्लीकेशन 2 क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन सेट ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज। अब यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज ना, तो चलो एक सेट कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। चलो एक मिनट, इरेजर लिया, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा मेरा सेट। ऐसा एज्यूम करो कि इन्फिनिट लॉन्ग सेट है, इन्फिनिट प्लेन सेट है, और तो इसका एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया विल बी ए,
ठीक है, ये हमारा ए आ गया। और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सेट यूनिफॉर्मली, वो भी ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या लिखूं मैं, कैपिटल क्यों, सो टोटल चार्ज ये यही सेट में कितना है, तो टोटल चार्ज क्यू इज नथिंग बट टोटल चार्ज इज क्यू, दैट्स इट। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेट की बात कर रहे हैं, मतलब टू डायमेंशनल है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, टू डायमेंशन और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है सर, यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख के छोड़ दो। दिस इज टोटल चार्ज, दैट इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ए। क्लियर। अब यहाँ पे हमें भी यहाँ पे फिर एक गॉसियन सरफेस हमें इमेजिन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस में भी फिर से सिलेंडर ही लेंगे। ये रहा मेरा सिलेंडर, सिलेंडर ये रहा, having same dimension right लेफ्ट हैंड साइड एंड सेम डायमेंशन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। यहाँ पे भी एक कर्व्ड सरफेस होगा और एक क्या होगा, एक एंड सरफेस होगा, ठीक है। चल समझते हैं। सो नाउ अब इजी है, जैसे हमने पहले वाले में किया था वैसे सेम यहाँ पे भी करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सीट, अगर ये सरफेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर आउटवर्ड होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा सरफेस है, दिस इज माई एंड सरफेस। और ये हमारा कौन सा सरफेस है, ये वाला, दैट विल बी कर्व्ड सरफेस। अब हम यहाँ पे पहले कर्व्ड सरफेस के बारे में सोच लेते हैं। तो केस 1 दैट विल बी कर्व्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, दैट इज वो भी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा है कर्व्ड सरफेस के लिए, तो अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना एक्चुअली हो क्या रहा है। तो चलो ड्रॉ करके समझ लेते हैं क्या हो रहा है। तो फाइनली अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, बट कर्व्ड सरफेस का ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया है डी ए है, और इसका नॉर्मल क्या होगा, डी ए होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ये सरफेस का, कर्व्ड सरफेस का। और दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो हमारा ऐसा ही रहने वाला है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री आएगा तो थीटा 90, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, केस 1 क्लियर। नाउ आप समझते हैं आगे, क्योंकि ये हम एज अज्यूम करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का और नॉर्मल है वो कैसा है, सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो उसका जो एरिया वेक्टर बन रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई फ्लक्स से नहीं आ रहा है, ठीक है, बिकॉज फ्लक्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट सरफेस। नाउ आगे समझते हैं, ये आ गया हमारा केस 1। अब केस 2 में हम क्या करेंगे, केस 2 में हम सीधा कौन सी सरफेस की बात करेंगे, एंड सरफेस की बात करेंगे। तो एंड सरफेस की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट एंड सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस एंड सरफेस है, तो एंड सरफेस पर जो फ्लक्स होगा जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, डी ए वेक्टर या फिर एन कैप या फिर एन कैप, ठीक है। ये स्काउड एंड सरफेस पर, तो बोथ है पहला, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, सो फाई
is equal to close integration of E vector dot dA vector is equal to closed surface of E dot dA cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है हमारा 90 डिग्री, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। तो फ्लक्स विल बी क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐसा लिखा मैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ई कॉन्स्टेंट है तो वो तो बाहर ही आ जाना है, ई बाहर आ गया, फ्लक्स ऑफ डी ए, एरिया ऑफ दिस सर्कल इज नथिंग बट ए, सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेन इज नथिंग बट ए, तो ये हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई, ई डॉट ए, ई मल्टीप्लाई बाई ए, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और हमने ये भी देखा हुआ है कि जो हमारा फ्लक्स है वो क्या होता है, टोटल चार्ज enclosed in a closed surface upon एप्सिलॉन जीरो। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, Q है, दैट विल बी नथिंग बट Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 1 and 3 ऐसा लिख सकते हैं, फ्लक्स इज नथिंग बट सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या किया, पुट किया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर नहीं याद है तो ऐसा लिख दो ब्रैकेट में कि Q इज नथिंग बट सिग्मा इंटू ए एज पर इक्वेशन नंबर 1। तो दैट विल बी नथिंग बट दो फाइव का इक्वेशन मिल गया, तो अगर मैं फ्रॉम 2 और 4 करो, दोनों फाइव के इक्वेशन है, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फ्रॉम 2 and 4 क्या है, दोनों फाइव है, जब दोनों फाइव है तो रख दो दोनों वैल्यू को, वहां पे क्या है देखो, ये रहा E इंटू ए, तो E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ए एंड ए विल बी कैंसल आउट, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, ई इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, बिकॉज हमने सीट कैसा लिया है, इन्फिनेट का लिया है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। आई थिंक क्लियर, जब भी कोई डाउट है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सरफेस है ना, ये तो मैंने एक साइड की बात किया, दिस इज फॉर वन साइड, तो ये जो जितना भी आया ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस साइड, सेम चीज ये इस साइड भी होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, ये हमारा E1 है, हर जगह E1 डाल दो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक साइड का, या फिर ऐसा नहीं समझना ना, हम डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि जो हमारा जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी 2 EDS, एंड सरफेस के लिए यहाँ पर डायरेक्ट 2 ही कर दो ना, तो ज़्यादा बेटर है। इज इरेजर लिखा है, 1 2 के झपेले में मत पढ़ो, यहाँ पे 1 2 के झपेले में मत पढ़ो, डायरेक्ट यहाँ पे 2 ही कर दो, इट विल बी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे 2 कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे दो सरफेस की बात, ये एक सरफेस का था, बट यहाँ पे दो सरफेस है, तो यहाँ पे प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा फॉर अदर साइड, ये साइड की बात हो रही है, यहाँ पे 2 टाइम्स लग दे रहा हूँ बिकॉज दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2E, यहाँ पे 2E ये हो जाएगा सिंपली, अब कोई डाउट नहीं होगा, 2EA तो आ जाएगा 2 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन से। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो अब अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस x पॉइंट पर, ये हमारा x डिस्टेंस है, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल सीट से ये डिस्टेंस हमारा x है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन वेक्टर फॉर्म दैट विल बी नथिंग बट सिंपली जैसे हमने पहले वाले में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स कैप। क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये रहा मेरा डिस्टेंस, ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट,
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी वैल्यू होगी वो फिक्स ही रहने वाली है एट एनी डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इसी में अब एक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है, जो आप सेकंड चैप्टर में स्टडी करोगे, बट एक बार देख लेते हैं स्पेशल केस के। तो इसी में स्पेशल केस ऐसा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल सेट आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर टू पैरेलल सेट, पैरेलल प्लेन सेट with uniform charge distribution, with uniformly या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या डेंसिटी बोलो, सेम। चलो, तो यहाँ पे दो सेट ले लो, ये हमारा एक सेट है मैंने, और ये हमारा दूसरा सेट है, ठीक है। एक पर प्लस क्यू है, दूसरे पे भी प्लस क्यू हुए है। चलो, अब सिंपली दो सेट है, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये प्लेट 1 है, ये हमारा प्लेट 2 है, प्लेन 1 सॉरी, हाँ प्लेन 1 है, और यहाँ पे प्लेन 2 है। यहाँ पे हमने ऐसा कंसिडर किया है कि जो प्लेन 1 है ना, उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों का भी अलग अलग ही आएगा। तो अब मैं प्लेन 1 की बात करूँ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, कलर एक डिसाइड कर लेते हैं, ग्रीन कलर है मेरा प्लेट 1 के लिए, अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन 1, तो ये हमारा होगा E1, ठीक है, क्लियर। के वैसे जो यहाँ पे आएगा वो भी मेरा E1 होगा, और यहाँ पे बाहर भी जो फोर्स आएगा दैट विल बी ऑल्सो E1 ड्यू टू प्लेन 1, दैट विल बी E1 क्योंकि आउटवर्ड होगा, यहाँ पे भी E1 है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। अब सेकंड कलर लेते हैं, सेकंड ब्लू कलर लेते हैं। सीट 2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा होगा, यहाँ पे E2 होगा, ये हमारा E2 होगा, यहाँ पे भी जो आएगा वो भी हमारा E2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो आएगा वो भी हमारा E2 होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बोल के रखा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, जब E1 ग्रेटर है E2 से, ठीक है, यहाँ पे जो नेट से आ जाएगा दैट विल बी रीजन 1 की बात करें, ये हमारा रीजन 1 हो जाएगा, ये हमारा रीजन 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा रीजन 3। रीजन 1 is outside the plate, region 2 is inside the place, and region 3 is again outside the plate। तो चलो समझते हैं। रीजन 1 में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम है। तो रीजन 1 में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी नथिंग बट, यहाँ पे मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लूँ, मैं कुछ भी ले लो, ये अगर ये मेरा रीजन 1 है, या फिर रीजन P है, ये मेरा रीजन Q है, और ये मेरा रीजन R है। रीजन P पे क्या होगा, दैट विल बी EP इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्लियर है। तो एक सेट के वजह से हमने डिराइव किया क्या होता है,
टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पे जो भी आएगा दैट विल बी सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। So electric field at P region that is nothing but 1 upon 2 epsilon 0 multiplied by sigma 1 plus sigma 2। I think कोई डाउट नहीं होगा। Now in the same way रीजन Q की बात करें तो हमारा रीजन Q हो जाएगा that will be EQ is equal to, दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, सिग्मा 1 है, मतलब E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो EQ विल बी, EQ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैविंग सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। क्लियर। थर्ड में यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड में होगा। यहाँ के जो नेट चार्ज की बात करें ये दोनों के, वो कैसा होगा, रीजन क्यू में डाउनवर्ड की तरफ होगा। यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा वो अपवर्ड ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो नेट चार्ज होगा वो डाउनवर्ड ही रहेगा। यहाँ पे लिख देने का नेट चार्ज कैसा होगा, अपवर्ड होगा। यहाँ पे नेट चार्ज कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारा जो थर्ड रीजन है, रीजन क्यू है, सॉरी रीजन आर है, रीजन आर। तो रीजन आर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ई आर इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, दैट विल बी सिग्मा 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस सिग्मा 2 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज ई आर 1 अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल नेट, वो कैसा होगा, डाउनवर्ड में होगा, ये भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो एक स्पेशल केस समझना है तो हम समझ सकते हैं। ये हमारा पहला स्पेशल केस था, दिस इज माय फर्स्ट केस। अब दूसरे में क्या कंसिडर करेंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है केस टू, स्पेशल केस। स्पेशल केस में ऐसा है कि ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और दूसरे सेट पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना वो सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, क्यू सिग्मा एंड सिग्मा प्लेट। स्पेशल केस। सो नाउ अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो समझने जैसा है, चलो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसा रहने वाला है, यहाँ पे भी आउटवर्ड और यहाँ पे भी बाहर आएगा, E1 प्लेन वन, प्लेन वन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ऐसा आउटवर्ड ही होगा। E1 E2 सेम ही है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1 ये हो गया, ये भी E1 ही है और ये भी E1 है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और E2 मतलब प्लेन 2 के वजह से जो आएगा वो कैसा होगा, कौन सा कलर ले लें, लाइट ब्लू। यहाँ पे ये इन्वर्ट होगा, ठीक है, यहाँ से भी वो इन्वर्ट ही होगा, ठीक है, और यहाँ से भी वो इन्वर्ट ही होगा। ये मेरा E2 है, ये मेरा E2 है, ये मेरा E2, ठीक है। ये हमारा प्लेन 2 है, प्लेन 2। सो नाउ यहाँ पे मैं ऐसा देखूँ कि E1 इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड E2 इज नथिंग बट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। माइनस रहेगा बिकॉज नेगेटिव साइन है,
तो अब यहाँ पे रीजन 1 की बात करें, फिर वही आउटवर्ड में ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, बिकॉज E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, कलर चेंज करके रीजन लिख के सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ये मेरा रीजन, ये वाला रीजन में, ये रीजन मेरा P है, ये रीजन मेरा Q है, और ये रीजन मेरा R है। तो अब मैं अगर रीजन 1 की बात करूँ, मतलब रीजन P की बात करूँगा, तो जो मेरा नेट फील्ड होगा EP इज नथिंग बट इज इक्वल टू E1 प्लस EQ, बट बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो EP क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो या फिर यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा दोनों में सेम रखना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के ही थ्रू जाते हैं, यहाँ पे माइनस भी रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है और इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। चलो माइनस आ गया, अब ये माइनस आ गया तो सिंपली E1 and E2 are equal in magnitude but mutually opposite in direction, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज माइनस, अरे यार क्या मिस्टेक हुआ, हाँ, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो EP क्या हो जाएगा, 0 एट P रीजन। इम्पॉर्टेंट था। और दूसरी बार हम देखेंगे रीजन R को, पहले देखेंगे सेम फॉर रीजन R। रीजन R की बात करें तो ER इज इक्वल टू E1, हम क्या कहते हैं जो ऊपर वाला है ना उसको ऊपर अपर एज पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं E2 माइनस E1, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q रीजन ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नथिंग बट 0 हो जाएगा, मतलब दोनों नलिफाई कर दे रहे हैं। अब रीजन, कौन से रीजन की बारी आ गई, अब रीजन Q की बारी आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो EQ इज नथिंग बट E1 प्लस E2 दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा हो जाएगा EQ विल बी sigma upon epsilon 0, that is electric field due to two plane sheet having surface charge density sigma is nothing but sigma upon q epsilon 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ये हमारा स्पेशल केस था। स्पेशल केस में जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी वो खाली सेंटर में आएगा, बाकी सेंटर मतलब ये बीच में ही रहेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये सेंटर मतलब बिटवीन द प्लेट्स होगा, बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये हम समझे कि इन्फिनेट लॉन्ग वायर है, इन्फिनेट लॉन्ग प्लेन सेट है, तो वो कभी भी ये सेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी ही नहीं। क्लियर। तो आज का टॉपिक, आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ इंस्टाग्राम पर प्रवीण द मेंटर पर, टू गेट द अपडेट ऑफ न्यू वीडियो। ये क्या है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू सो मच।